प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उच्च न्यायालय। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में हाई कोर्ट राज्य के उच्च न्यायालय जो हैं उनके बारे में हम संवैधानिक क्या प्रावधान है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय वाला टॉपिक पढ़ाया है, तो सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकार की चर्चा हमने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर की, न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर की, चयन को लेकर की, वो सभी चीज़ें यहाँ भी लागू होती हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को नियुक्त करना और हटाना, इसकी प्रक्रियाएं हमने सर्वोच्च न्यायालय वाले टॉपिक में पढ़ ली हैं। वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो मैंने आपको बताया था कि भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था में जो पिरामिड नुमा न्यायिक व्यवस्था है, उसमें सबसे निचले स्तर पर मैंने आपको जिला न्यायालय के बारे में बताया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताया था। फिर दूसरा स्तर हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, जिनकी स्थापना राज्यों में की जाती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध अगर अपील की जा सकती है तो वह अपील हाई कोर्ट में की जाती है, और हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती जो की जाती है, अपील जो की जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में होता है और इसका निर्णय अंतिम होता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है और इस निर्णय को संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी न्यायालय हैं उन सभी को मानना होता है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी विषय पर एक निर्णय दिया है, उस निर्णय की पालना हाई कोर्ट स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्तर पर आपको करनी होगी। आगामी निर्णयों में उस निर्णय के आधार पर वैसी ही पृष्ठभूमि वाले मामलों में निर्णय दिया जाएगा। हो सकता है परिवर्तन हो सके, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को एक साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हम आज हाई कोर्ट की चर्चा करने वाले हैं। इस पिरामिड नुमा न्यायिक व्यवस्था में जो मध्य स्तर है, जो बीच का स्तर है, वह उच्च न्यायालय है। वर्तमान में संपूर्ण भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित किया गया है। और इससे पूर्व जब हम 2012 की बात करते हैं, सन 2012 में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों को, मणिपुर को, मेघालय को और त्रिपुरा को गुवाहाटी उच्च न्यायालय से पृथक करते हुए 3 अलग उच्च न्यायालय बनाए थे, जिससे संख्या 21 से बढ़कर 24 हो गई थी। 2012 की ये बात है। वर्तमान में 2019 में जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 राज्य बने हैं, और तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद हो गई है, तो हैदराबाद उच्च न्यायालय जो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय था, वो अब तेलंगाना के लिए कार्य करेगा, और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए नया उच्च न्यायालय, उसकी नई राजधानी अमरावती में स्थापित किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, जो उच्च न्यायालय का जो टॉपिक है उसमें हम सबसे पहले आज अनुच्छेद 214 पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 214 में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले अनुच्छेद 214 ये कहता है कि राज्य की न्यायिक व्यवस्था हेतु एक उच्च न्यायालय होगा। राज्य की न्यायिक व्यवस्था हेतु एक उच्च न्यायालय होगा। केवल इतना ही इस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय का अस्तित्व किस अनुच्छेद पर निर्भर करता है? तो उच्च न्यायालय का अस्तित्व अनुच्छेद 214 पर निर्भर करता है। उच्च न्यायालय का अस्तित्व अनुच्छेद 214 पर निर्भर करता है। 214 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य की न्यायिक व्यवस्था हेतु एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक शब्द यहाँ नहीं है। राज्य की न्यायिक व्यवस्था हेतु ऐसा हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। आर्टिकल अनुच्छेद 231 ये कहता है, अनुच्छेद 231, कि एक से अधिक राज्यों हेतु एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था हो सकती है, जिसे हम संयुक्त उच्च न्यायालय भी कह सकते हैं। संयुक्त राज्य के लिए है तो संयुक्त हाई कोर्ट्स जो हैं हम इसे कह सकते हैं। जिस प्रकार से एक उदाहरण आपको अगर मैं दूं, पंजाब व हरियाणा 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। तो इस प्रकार के संयुक्त जो उच्च न्यायालय, संघ शासित प्रदेशों को मिलाते हुए उच्च न्यायालयों की स्थापना है। संघ शासित प्रदेश जैसे चंडीगढ़ है, उसका स्वयं का उच्च न्यायालय जो है
पंजाब हरियाणा के साथ संयुक्त रूप से है। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं आज उच्च न्यायालय की, तो संपूर्ण भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। हम राजस्थान उच्च न्यायालय की अगर बात करें, राजस्थान हाई कोर्ट की बात करें, क्योंकि हमारे विषय वस्तु के रूप में हमें राजस्थान हाई कोर्ट पर फोकस करना है। जैसे राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त को 1949 को जयपुर में की गई। 29 अगस्त 1949 की तिथि जयपुर में हाई कोर्ट की जो स्थापना है वह की गई। 29 अगस्त 1949 जयपुर में राजस्थान का उच्च न्यायालय स्थापित हुआ। ये तिथि महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी घोषणा 30 मार्च 1949 को ही हो गई थी। अगर हम घोषणा की बात करें कि इसकी घोषणा कब हुई इस उच्च न्यायालय की स्थापना की, तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस के दिन 30 मार्च को इसकी स्थापना की घोषणा हुई है। एक समिति जिसका नाम आप अमूमन पढ़ते हैं, पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति, इस समिति जो कि 3 सदस्यीय समिति थी, 3 सदस्य थे इस समिति में। पी सत्यनारायण राव उस समिति के अध्यक्ष थे और अन्य सदस्यों में बी के गुप्ता और वी विश्वनाथन, बी के गुप्ता और वी विश्वनाथन, ये 3 लोग पी सत्यनारायण राव ने मिलकर 3 सदस्यीय समिति थी, एक सिफारिश दी और 1957 में जयपुर से हाई कोर्ट स्थानांतरित करते हुए जोधपुर स्थापित करने की बात हुई। 1957 में जयपुर टू जोधपुर चला गया, जयपुर से चला गया कहाँ पर, जोधपुर में। और वर्तमान में हाई कोर्ट की मुख्य पीठ, वर्तमान में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थित है। मुख्य पीठ इस शब्द पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट की एक खंडपीठ भी है, राजस्थान हाई कोर्ट की एक खंडपीठ भी है जिसकी स्थापना जयपुर में की गई है। और जयपुर में इसकी स्थापना कब की गई, ऐसा प्रश्न हमसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है 31 जनवरी 1977 को, 31 जनवरी 1977 को राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित हुई है। सर्वप्रथम मैंने आपको बताया कि 29 अगस्त 1949 जयपुर में स्थापित हुआ, बाद में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जोधपुर शिफ्ट हुआ 1957 में, और फिर खंडपीठ की स्थापना जयपुर में 31 जनवरी 1977 को की गई। इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की बात करें तो वर्तमान में न्यायाधीशों के कुल 50 पद सर्जित हैं। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में अगर हम सर्जित पदों की बात करें तो वर्तमान में इनकी संख्या 1 मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश, इसका मतलब 50 न्यायाधीशों की संख्या इसमें सम्मिलित है, जिसमें मुख्य पीठ और खंडपीठ दोनों के न्यायाधीश सम्मिलित हैं। मुख्य पीठ प्लस खंडपीठ अगर हम दोनों ही की बात करें, जोधपुर और जयपुर, इन दोनों ही स्थानों को मिलाकर कुल पद जो सर्जित हैं वो हैं 50। हालांकि इतने पदों पर न्यायाधीश कार्यरत नहीं है। वर्तमान में केवल अगर मैं आपको बताऊं तो केवल 27 जो हैं न्यायाधीश कार्यरत हैं। केवल वर्तमान में 27 न्यायाधीश पद पर हैं। ये जो डाटा है वो आपको मैं 6 मार्च 2020 तक का बता रहा हूँ कि वर्तमान में 27 न्यायाधीश ही पद पर कार्यरत हैं। इसीलिए न्यायालय में इतने केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। न्यायालय में अगर हम संपूर्ण भारत के हाई कोर्ट्स की बात करें, न्यायाधीशों का नितांत अभाव है। पद के अनुरूप न्यायाधीश नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि योग्यता भी इसका एक कारण हो सकती है। नियुक्ति नहीं है, केवल 27 न्यायाधीश ही वर्तमान में 50 की जगह काम कर रहे हैं। और अभी राजस्थान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल कर आई थी दिसंबर 2019 में, 7 दिसंबर की वो तिथि थी, 7 दिसंबर 2019। ये ऐसी तिथि है जब हाई कोर्ट जो है वो अपनी नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है। नया भवन, भव्य भवन जो है राजस्थान उच्च न्यायालय का बनकर तैयार हुआ और उसका उद्घाटन जो 37वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो उनका नाम है इंद्रजीत महंती। इंद्रजीत महंती जो 37वें मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने 7 दिसंबर 2019 को नई बिल्डिंग का उद्घाटन, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी सम्मिलित हुए थे, इस कार्यक्रम में की गई। वर्तमान में इसका नया भवन बनकर तैयार हुआ है। अगर हम बात करें अब अनुच्छेद 216 की, उच्च न्यायालयों के गठन की बात अनुच्छेद 216 करता है। अनुच्छेद 216 क्या करता है? उच्च न्यायालयों के गठन की बात करता है।
अनुच्छेद 216। 214 में क्या कहा गया कि एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय को गठन या उसकी संरचना की अगर हम बात करें, हाई कोर्ट जो हैं तो उसका गठन मतलब कितने न्यायाधीश होंगे, कैसे होंगे, वो अनुच्छेद 216 में है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर जिनकी नियुक्ति समय समय पर राष्ट्रपति करेंगे गठन होगा। एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की संख्या फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति समय समय पर इनको नियुक्त करेंगे। उस आधार पर प्रत्येक उच्च न्यायालय में सृजित पदों की संख्या अलग अलग हो सकती है। तो अनुच्छेद 216 कहता है कि एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीशों से मिलकर जिनकी समय समय पर नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे से उच्च न्यायालय का गठन होगा। ये 216 में है। अब आप कहेंगे 214 बता दिया सर ने, 216 बता दिया, 215 कहाँ गया? 215 की हम बाद में चर्चा करेंगे। इसमें अभिलेख न्यायालय का वर्णन है जिसकी मैं अभी थोड़ी ही देर में चर्चा आपसे करूँगा। उसके बाद में अनुच्छेद 217 की बात करें। अनुच्छेद 217 क्या कहता है, समझने का प्रयास आप करेंगे। ये एक ऐसा अनुच्छेद है जो हाईकोर्ट के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, उनकी पद की शर्तों के बारे में, कार्यकाल के बारे में, मतलब योग्यताओं के बारे में लगभग सभी चीज़ें हैं। अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पद की शर्तें, नियुक्ति एवं पद की शर्तें, तो आप इससे समझ सकते हैं भली भांति आगे। इसमें लगभग वे सभी बातें आ जाएंगी जिसको आप जनरल नॉलेज कहते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय जब टॉपिक पढ़ाया है तब न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम मंडल की बात मैंने आपसे की थी। कॉलेजियम मंडल वही है, समान है, जो मैं यहाँ बोलूँगा वही कॉलेजियम मंडल है। हाई कोर्ट के लिए अलग कॉलेजियम मंडल नहीं होता। जो सुप्रीम कोर्ट के लिए कॉलेजियम मंडल है जिसे हम कहते हैं चयन मंडल, वही चयन मंडल हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य, सिफारिश करने का कार्य करता है। तो कॉलेजियम मंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति वारंट जारी करके अधिपत्र द्वारा, ये वारंट शब्द को भी मैं परिभाषित कर चुका हूँ राष्ट्रपति वाले टॉपिक में। वारंट मतलब अधिपत्र, मुद्रा एवं हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति द्वारा वारंट के रूप में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और इसमें मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं, अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। किसी भी समय न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति को। पद की शर्तें क्या हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण पद की शर्त है कि जो व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त के रूप में नियुक्त होना है वह भारत का नागरिक हो। इसके बाद में दो यहाँ पर अथवा में बात कही गई है, दूसरी योग्यता हम जिसे कहते हैं, दो बातें हैं, अथवा में है। ये सबसे भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक वह न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कम से कम 10 वर्ष तक लगातार वह न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो या 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। एक हाई कोर्ट में, 2 हाई कोर्ट में वो लगातार जो है 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में अगर उसने कार्य किया है तो ये 2 ऑप्शन हैं, 2 विकल्प हैं। इनमें से एक विकल्प अगर पूर्ण होता है तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य माना जाएगा। पहली योग्यता भारत का नागरिक, दूसरी योग्यता या तो 10 वर्ष तक न्यायिक पद या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। इसके बाद में हम बात करें कार्यकाल की, तो प्रिय विद्यार्थियों कार्यकाल यहाँ 62 ईयर है। सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष है लेकिन यहाँ 62 वर्ष है। 62 वर्ष की आयु तक वह पद पर रहते हैं। 62 वर्ष हटाने का आधार वही है जो सुप्रीम कोर्ट में आपने पढ़ा है। क्या? या तो वह अतिक्रमण करें संविधान का या शारीरिक या मानसिक अक्षमता, तो ये दोनों आधार वहीं बता रखे हैं। प्रक्रिया हटाने की भी वहीं बता रखी है जिसकी वर्णन हमने सुप्रीम कोर्ट में कर लिया है। 62 वर्ष की आयु है। हटाने के लिए मैंने आपको कहा कि 124(4) में जो आर्टिकल 124(4) में जो वर्णन लिखा है, जो प्रक्रिया लिखी है, उसी आधार पर इनको पद से हटाया जाता है। यहाँ इसके बाद में मैं आपसे एक चर्चा करना चाहूँगा कि जो 62 वर्ष की आयु सेवानिवृत्ति की रखी गई है, अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त हो जाता है तो भी वह सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के योग्य होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। तो इसीलिए 62 वर्ष यहाँ सेवानिवृत्ति आयु रखी गई है कि अगर उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त कोई व्यक्ति है और वह सुप्रीम कोर्ट के लिए योग्यता रखता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हो सकता है। इसके बाद में हम अनुच्छेद 219 की बात करते हैं। आर्टिकल 219 क्या कहता है? उच्च न्यायालय के संदर्भ में आर्टिकल 219 क्या कहता है? आर्टिकल 219 कहता है कि न्यायाधीशों को पद की शपथ हाई कोर्ट में
न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाना, पद की शपथ तो राज्यपाल दिलाते हैं। ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को पद की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। शपथ का प्रारूप कहाँ है? शपथ का प्रारूप जहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए शपथ का प्रारूप उल्लेखित है वही है, अनुसूची 3 में, अनुसूची 3 में शपथ का प्रारूप उल्लेखित है। अब मुख्य न्यायाधीश को तो राज्यपाल स्वयं शपथ दिला देते हैं और फिर अन्य न्यायाधीशों को राज्यपाल की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में अगर न्यायाधीशों को शपथ दिलानी है तो अगर मैं यहाँ लिख के बताऊँ आपको तो मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाएगा? स्वयं राज्यपाल शपथ ऐसा दिलाएंगे। और हम कहें कि अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? अन्य न्यायाधीशों को राज्यपाल की तरफ से, राज्यपाल की ओर से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। ऐसी ही बात हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ी थी, ज़्यादा अंतर नहीं है तो समझने में तकलीफ भी नहीं हो रही होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 221 की, जिसमें वेतन और भत्ते या हम पेंशन की यहाँ चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रश्न पूछा जाता है और विद्यार्थी कंफ्यूज भी होते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। अनुच्छेद 221 को मैं मेरी तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण मान रहा हूँ, परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या है न्यायाधीशों का वेतन भत्ते, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। देखिए, न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। वेतन और भत्तों की बात आने पर वह राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, लेकिन अगर न्यायाधीश हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पेंशन कहाँ से मिलती है, अगर ये प्रश्न आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पेंशन कहाँ से मिलती है, न्यायाधीशों को पेंशन, तो ये जो पेंशन वाला टॉपिक हो जाएगा, ये भारत की संचित निधि पर भारित होता है, भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 112, हम जब वार्षिक वित्तीय विवरण संघ का हम बजट पढ़ते हैं तो वहाँ 112 आर्टिकल जो है 112(3) के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पेंशन जो दी जाती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। अच्छा, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण जो करना है, अगर ट्रांसफ़र करना है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में, राजस्थान हाई कोर्ट से पंजाब हाई कोर्ट, तो यह मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ऐसी स्थानांतरण की प्रक्रियाएँ अपनाई जाती है। इसके बाद में अनुच्छेद 224 पर बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 224, इसमें अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश हैं। अनुच्छेद 224 अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश, अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश, अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश। आपने जब सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक पढ़ा है तब आपने अनुच्छेद 127 का अध्ययन किया है। ध्यान करें, आर्टिकल 127 में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, एड होक जस्टिस, एड होक जज। उसी प्रकार के तदर्थ न्यायाधीशों को जब हम हाई कोर्ट में लाते हैं या बात करते हैं तो उन्हें अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश कहते हैं। मतलब ये भी अस्थायी न्यायाधीश होते हैं। हाई कोर्ट में कार्य की अधिकता पर नियुक्ति इनकी की जाती है, कार्य अधिक हो गया है तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट में कार्य की अस्थायी वृद्धि के कारण या कार्य बकाया होने के कारण राष्ट्रपति हाई कोर्ट में तत्समय न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तत्समय मतलब उस समय जब कार्य बढ़ा हुआ है, न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। ऐसा वह कॉलेजियम की सिफारिश पर ही करते हैं। अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश हों चाहे तदर्थ न्यायाधीश हों, ऐसा वह कॉलेजियम की सिफारिश पर ही करते हैं। यह नियुक्ति ध्यान रखना है कि 2 वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं होती, ये 2 वर्ष से अधिक समय के लिए ऐसी नियुक्ति नहीं है। अगर ऐसे न्यायाधीशों को नियुक्त किया जा रहा है तो यह ध्यान रखना है कि योग्यताएँ उनकी उसी प्रकार होनी चाहिए जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की है। जो योग्यताएं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए तय योग्यताएं हैं, ऐसी ही योग्यताएं होनी चाहिए।
जैसे भारत का नागरिक हो और 10 वर्ष तक या तो न्यायिक पद या 10 वर्ष तक अधिवक्ता। तो जो जज बनने की योग्यता है उसी प्रकार से अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश बनने की योग्यताएं होंगी। और 2 वर्ष के लिए ऐसी नियुक्तियां हाईकोर्ट में होती हैं। कहाँ से लाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लाएंगे। जिला न्यायालयों से जो ऐसी योग्यता रखने वाले न्यायाधीश हैं उन्हें अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेंगे। यह अस्थायी न्यायाधीश होते हैं। कार्य की समाप्ति पर पुनः पद पर इन्हें भेज दिया जाता है। अधिकतम यह 2 वर्ष तक पद पर रह सकते हैं। ऐसा कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 224 में लिखा है। और ऐसी ही बात अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के लिए कहें तो कहाँ लिखा है? 127 में। वहाँ पद क्या है? तदर्थ न्यायाधीश। वहाँ इस पद को किस नाम से जाना जाता है? तदर्थ न्यायाधीश। इसके बाद में उच्च न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार है, क्या शक्तियाँ हैं? जो जैसी शक्तियाँ आपने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ी है, राज्य के संदर्भ में ऐसी ही शक्तियाँ इन्हें भी प्राप्त हैं। जैसे अब हम बात करें मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ऐसे मामले जिनकी सुनवाई हाईकोर्ट में सीधे तौर पर होती है, इन्हें मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। मान लीजिए कोई विवाह संबंधी कानून है, तलाक से संबंधित कानून है, वसीयतनामा है, जल परिवहन है, कोई चुनाव संबंधी मामला है, इन्हें मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत सीधे हाईकोर्ट में लाया जाता है। जैसे हमने सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ा था कि संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद हो, 2 राज्यों के बीच में विवाद हो, ऐसी स्थिति के लिए तो यहाँ भी तलाक है, विवाह है, उसके संबंधित वसीयत है, उसके संबंधित जो कानून है उनका मामला है, या जो जल परिवहन संबंधी है, या चुनाव याचिकाएं हैं, चुनाव संबंधित मामले हैं, वो यहाँ पर आएंगे। और आप समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वाली भांति परिचित हैं। क्या है बताइए आप? मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाया। मैंने कहा था आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये एक मामले में समान है, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। मूल अधिकारों से संबंधित उल्लंघन हो जाने पर चाहे वह, मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में सीधे चले जाएं, चाहे वह हाई कोर्ट में चले जाएं। जैसे मान लीजिए हनुमानगढ़ में हम रह रहे हैं, तो अगर कोई यहाँ से हमें कोई मामला मूल अधिकार के हनन का लगाना है, तो चाहे हम बस की टिकट दिल्ली की करवाएं सुप्रीम कोर्ट की, चाहे हम बस की टिकट जयपुर की करवाएं, बराबर दूरी पड़ती है। जहां आपकी इच्छा हो वहां आप जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार रखता है। इसके बाद में है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील करना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील होती है। दीवानी या फौजदारी कोई मामले हैं और अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध, मतलब जिला न्यायालयों के विरुद्ध अगर कोई मामला ले जाना है तो जिला न्यायालय उसको सर्टिफिकेट देता है कि आप इसकी अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं और तय समय पर अपील की जा सकती है और उच्च न्यायालय को सुनवाई का उसमें अधिकार होता है। निर्णय में परिवर्तन हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें हाई कोर्ट परिवर्तन कर सकता है। फिर हाई कोर्ट में जो निर्णय दे दिया उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णय को बदल सकता है और अंतिम सुप्रीम कोर्ट होता है। फिर अभिलेख न्यायालय के रूप में हाई कोर्ट। अभिलेख न्यायालय के रूप में हाई कोर्ट अनुच्छेद 215, मैंने कहा था 215 में आपको भी बताता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभिलेख न्यायालय के रूप में हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में। अभिलेख न्यायालय के बारे में आप सुप्रीम कोर्ट में पढ़ चुके हैं। अभिलेख न्यायालय के रूप में अनुच्छेद 215 ये कहता है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। इसमें नंबर 1 निर्णय, जो हाईकोर्ट हैं उन्होंने जो निर्णय दिया है उनको भी साक्ष्य के रूप में रखा जाएगा और हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालयों के लिए वह साक्ष्य के रूप में काम कर सकते हैं, एविडेंस के रूप में काम कर सकते हैं। दूसरा, हाई कोर्ट को न्यायिक अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार होगा। न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी उसके पास। ये दोनों ही चीज़ें हैं। जैसा हमने केंद्र में अभिलेख न्यायालय में पढ़ा था वैसी ही बात यहाँ है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, उच्च न्यायालय संसद एवं विधानमंडल द्वारा संविधान के विरुद्ध बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, हाई कोर्ट भी न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो न्यायिक पुनरावलोकन किया है वह अंतिम नहीं होता, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो उच्च न्यायालय है, यहाँ से जिस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, संभावित प्रश्नों पर हमने यहाँ चर्चा कर ली है। तो आप लगातार पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। अनुच्छेदों को याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, ग्रुप बनाएं और याद करें। इस टॉपिक में अनुच्छेद इतने ज़्यादा नहीं हैं, जितने मैंने बताए हैं वे महत्वपूर्ण हैं, उन्हें आप बारंबार तैयार करें और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप अपनी समस्याएं
शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।